मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। दिल्ली एनसीआर मेरठ में डॉक्टर साहब को गुर्दे के भगवान के रूप में भी माना जाता है। ये तो एक अतिशयोक्ति ऐसा है नहीं, बट हाँ, पीपल डू से समथिंग लाइक दैट। तो सर इन शॉर्ट अगर बात करें आज की लाइफस्टाइल, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पैक्ड फूड्स हैं, एंड सर व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स, प्रोटीन पाउडर्स, क्या ये सब भी साइलेंट किलर्स हैं किडनी के? देखिए, जो जिमिंग करते हैं लोग, आई डू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वेलबींग होना चाहिए, बट जिमिंग जो है इट्स समथिंग व्हिच इज समटाइम्स वेरी डूबियस बिकॉज सो मोस्ट हार्मफुल फूड फॉर द किड, हाई प्रोसेस्ड फूड। आपने बहुत अच्छा चीजें हमारे साथ शेयर करी। एक प्रॉब्लम है, डायलिसिस पेशेंट जनरली ना बहुत स्ट्रेस रहते हैं, कि फैमिली बहुत स्ट्रेस रहती है, एंड मोस्ट इजी प्रिवेंशन टिप, गेट हेल्दी, गेट फिट, गेट योर नंबर्स राइट, कीप योर बीएमआई अराउंड 23-25। क्या कोई सर आप एक ऐसा केस आपके पास जो आया हो, आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जो ऑडियंस को एक रियलिटी चेक दे सके? देखिए, बेसिकली एक मैं करीब 8-9 साल पुरानी बात बताऊंगा आपको। एक बच्चा था, यंग लड़का था, उसको स्वेलिंग आई पूरे शरीर पे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मिथ है कि डायलिसिस को लोग लाइफ सेंटेंस का समझ लेते हैं, इसको आप लाइफ का एंड समझ लेते हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, डायलिसिस कहीं से कहीं तक लाइफ सेंटेंस नहीं है। डायलिसिस प्रोसीजर जो कि आपको जिंदगी दे रहा है। बट सर एक एक जनरली जब कभी पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, डायलिसिस के कुछ टर्म्स जैसे हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो सर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऑडियंस के लिए प्लीज एक्सप्लेन करेंगे सर? तो उस दौरान दो ऑप्शंस हैं डायलिसिस कराने के, एक तो है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अगर एक किसी 25 ईयर ऑफ मेल और फीमेल को अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे, तो टॉप 5 हैबिट्स आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, अवॉइड पैकेज फूड्स, अवॉइड फूड विच आर हाई इन शुगर्स एंड फैट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिकोड डॉक्टर, जहां पर हम हेल्थ के टफेस्ट टॉपिक्स को इजी और रिलेटेबल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक आपको शॉक कर देगा, द राइज ऑफ यंग डायलिसिस पेशेंट। सोचिए, जहां पहले डायलिसिस के नाम से आप ओल्ड एज पेशेंट्स, 60-70s के पेशेंट्स आपके दिमाग में आते थे, वहीं आज 20s एंड 30s के पेशेंट भी डायलिसिस करा रहे हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इग्नोरेंस ही है। सो इस क्राइसिस को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। इनका 19+ ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है किडनी केयर में, प्लस 250 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स एंड पेडियाट्रिशियन किडनी ट्रांसप्लांट्स। आज हमारे साथ प्लीज वेलकम डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर न्यूट्रिमा हॉस्पिटल मेरठ। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, डायलिसिस पहले ओल्ड एज प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट अब न्यू जनरेशन में एक यंग एज में भी ये बहुत कॉमन होती जा रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये ट्रेंड है, ये अलार्मिंग ट्रेंड है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। लास्ट 20 ईयर से मैं मेरठ में एनसीआर में वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि डायलिसिस यंग एज में क्यों हो रही है, तो जो पीडियाट्रिक सब ग्रुप है, पीडियाट्रिक बच्चों में जो डायलिसिस हो रही है, बेसिकली वो जो अवेयरनेस है बढ़ रही है हम लोगों की, हमारे पास सुविधाएं बढ़ रही है, इस वजह से हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं डायलिसिस पेशेंट्स को जिनको की बचपन से किडनी खराब। जैसे कोई बच्चा है, 10 साल की उम्र का बच्चा है, 8 साल की उम्र का बच्चा है, 11 साल की 12 साल की उम्र का बच्चा है, ऐसे बच्चों में जो मेन कारण है वो है रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी क्या है? रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी एक बीमारी है जिसके अंदर बचपन से ही पेशाब उल्टा लौटता है और गुर्दों को खराब करता है, सुकड़ा देता है गुर्दों। तो ये बीमारी की वजह से जो पेशेंट छोटे बच्चे हैं वो गुर्दे खराब होते हैं। फिर बात हम करते हैं जो मिडिल एजेड है, जो 30-40 ईयर्स के एज में, वो पेशेंट जो ज्यादातर है वो भी या तो रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स हैं, या फिर आईजे नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं, या एफएसजीएस के हैं, या मिनिमल चेंज के हैं। तो बेसिकली या तो वो ग्लोमेरुलर डिजीज जो होती है उनकी वजह से हो रहे हैं, और या फिर वो बचपन की बीमारियों की वजह से हो रहे हैं। तो यंग एज में जो आजकल हम पकड़ पा रहे हैं वो इसलिए पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ गई है, लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बढ़ गया है, लोग फाइनेंशियली वायबल हो गए हैं। पहले हमारे देश में इतनी तरक्की नहीं थी, इतनी उन्नति नहीं थी, इतने नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे कि हम बीमारी को पकड़ पाए और उनका इलाज कर पाए। पहले जो इलाज था किडनी डिजीज का वो सिर्फ पेशाब की दवाइयाँ थी, या फिर ब्लड चढ़ाया जाता था सिर्फ मरीजों को जो खून बनता नहीं था उनका, इसके अलावा कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। परंतु जब आप डेवलप कर रही है, मेडिकल साइंस डेवलप कर रही है, तो हम उनको जल्दी डायग्नोज कर पा रहे हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो एल्डरली पेशेंट डायलिसिस पे है वो बेसिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो कि लंबे समय से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सो उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। क्या कोई सर आप एक ऐसा केस आपके पास जो आया हो, आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जो ऑडियंस को एक रियलिटी चेक दे सके?
देखिए बेसिकली एक मैं करीब 8-9 साल पुरानी बात बताऊंगा आपको। एक बच्चा था, यंग लड़का था, उसको स्वेलिंग आई पूरे शरीर पे और वो काफ़ी अमीर परिवार से नहीं था। स्वेलिंग आई तो उसका डायग्नोसिस बनाया हमने एक्यूट नेफ्रेटिक इलनेस, बट समहाउ वो उसको हमारा विश्वास नहीं हुआ, वो चला गया किसी और जगह पर चला गया और उसने ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी इस्तेमाल करी। बिकॉज उसका राइट टाइम ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसकी किडनी रिवर्स नहीं हो पाई और वो परमानेंट किडनी फेलियर में चला गया। देन वी बिगेन डायलिसिस, हमने डायलिसिस बिगेन की उसकी। उसको फिर जब हमें लगा कि डायलिसिस पे यार लंबा चल नहीं पाएगा, ऑब्वियसली 4 साल 5 साल एक आदमी जी पाता है, तो हमने उसे ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। ऑल्दो ही वाज नॉट फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिली, बट उसने उसकी फैमिली ने कोशिश करी और फाइनेंस को अरेंज किया और उसने ट्रांसप्लांट कराया। एंड अब नाउ ऑलमोस्ट 8 to 9 years हो गए, ही इज वेल ग्रोन अप। जो इम्पोर्टेंट बात ये है उस पेशेंट की, वो जब उस समय आया था बस ही वॉज अराउंड प्रॉब्ली 14 years की एज का था वो, एंड नाउ ही हैज ग्रोन टू 22 years ऑफ एज। 14 years का जो बच्चा होता है वो अगर डायलिसिस कराता रहेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, ही विल रिमेन शॉर्ट, ही विल रिमेन malnourished, वो रिकवर नहीं करेगा। बट नाउ आप उसको देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो पेशेंट एक किडनी पेशेंट है। ही इज was transplanted 8 years back around, एंड अब उसका बिल्कुल हेल्दी यंग मेल बन गया है वो, एंड प्रॉब्ली विल यंग मतलब और काफ़ी साल जिएगा वो अपनी इस किडनी के साथ में, और वो स्वस्थ रहेगा, आगे शादी भी करेगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ कर पाएगा एक ट्रांसप्लांट करने की वजह से। अगर वो 14 years की उम्र में ट्रांसप्लांट नहीं कराता है तो वो शायद अब तक भगवान के पास चला गया होता। तो ट्रांसप्लांट टोटली ट्रांसफॉर्म करती है लाइफ को, आपको शादी के लायक बनाती है, आपको बच्चा होने के लायक बनाती है, आप लाइफ में प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें बातों को समझना चाहिए, एलोपैथिक डॉक्टर की बातों को मानना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट की बातों को मानना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए। मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर मेरठ में डॉक्टर साहब को गुर्दे के भगवान के रूप में भी माना जाता है। ये तो एक अतिशयोक्ति, ऐसा है नहीं, बट हाँ, पीपल डू से समथिंग लाइक दैट। Sir, as per WHO, out of 10 adults, one is suffering from the kidney disease. And इंडिया में हर साल 1.7 लाख से ज्यादा पेशेंट्स अपने डायलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक फैक्ट, आई वाज वेरी शॉक्ड जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा। देखिए ये फैक्ट है, हम लोग अभी अनभिज्ञ हैं इस फैक्ट से, एंड इट्स अलार्मिंगली इंक्रीजिंग आल्सो, बिकॉज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। एंड पेशेंट लोग समझ ही नहीं रहे हैं ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को, और वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं और सिंड्रोम को पहचान नहीं पा रहे हैं। ओबेसिटी इज अ मेजर फैक्टर विच इज कॉजिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड देयरबाय लीडिंग टू किडनी फेलियर। सो ओबेसिटी, जैसे कि आपने बताया, पहले भी जिक्र किया जब हम बात कर रहे थे कि जो खान पान है हमारा वो बहुत ही एरेटिक हो गया है, इरेगुलर हो गया है। जो हमारा खाना पीना पहले हुआ करता था वो बिल्कुल बदल चुका है। वी आर मोर इनटू फास्ट फूड, वी आर मोर इनटू पैकेज फूड्स, वी आर मोर इनटू रिफाइंड शुगर्स, वी आर मोर इनटू रिफाइंड फ्लोर्स एंड ऑल। तो वो हमें नहीं लेना है। अगर हम चीज़ों को रिफाइंड करके लेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी हैविंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोर ऑफ फैट, मोर ऑफ अनवांटेड थिंग्स, जिससे कि हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है, एंड ओबेसिटी डेफिनेटली लीड टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सर्ज। एंड जैसे कि हम बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल है इंडिया, ऐसे ओबेसिटी कैपिटल भी इंडिया ही है। तो डायबिटीज एंड ओबेसिटी आर द डुओ व्हिच इज कॉजिंग मोर हार्म टू द पीपल, स्पेशली यंगर, दोज हु आर बिकमिंग ओल्डर ग्रेजुअली। तो सर इन शॉर्ट अगर बात करें आज की लाइफस्टाइल, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पैक्ड फूड्स हैं, एंड सर व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स, प्रोटीन पाउडर्स, क्या ये सब भी साइलेंट किलर्स हैं किडनी के? देखिए जो जिमिंग करते हैं लोग, आई डू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी वेलबींग होना चाहिए, बट जिमिंग जो है इट्स समथिंग विच इज समटाइम्स वेरी डूबियस। बिकॉज होता क्या है कि जिमिंग आप करिए, फाइन, आप प्रोटीन डाइट लीजिए, फाइन, नो प्रॉब्लम्स, बट हो क्या रहा है कि आजकल लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ले रहे हैं, आर्टिफिशियल क्रेटिन बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं। जो क्रेटिन बेस्ड प्रोटीन है ना, दैट इज कॉजिंग मेजर हार्म, बिकॉज उसमें हो क्या रहा है कि जब आप जितना प्रोटीन आप खाते हैं दैट हैज टू पास फ्रॉम द किडनी ओनली, और जब वो हाई प्रोटीन किडनी में लीक करता है तब वो कभी कभी ट्यूबुलर डैमेज करता है, ग्लोमेरुलर डैमेज करता है, लीडिंग टू हाइपरटेंशन, एंड दैट हाइपरटेंशन अंटिल अल्टीमेटली लीड्स टू किडनी फेलियर। तो कभी कभी देखा गया है कि जो लोग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन टर्न आउट करते हैं, खूब प्रोटीन खाते हैं और खूब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और खूब प्रोटीन को बॉडी में असिमुलेट करते हैं,
ऐसे पेशेंट्स को ग्रेजुअली हाइपरटेंशन आने लगता है, दैट कुड लीड टू किडनी फेलियर ऑल्सो। सो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इज नॉट अ आर्टिफिशियल प्रोटीन है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और बेटर है कि हम जो हेल्दी फूड्स हैं, अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले भी रहे हैं तो आप एग ले रहे हैं, प्रोटीन्स वो पनीर ले रहे हैं, या फिर जो वेजिटेबल प्रोटीन है, नॉन वेज प्रोटीन है वो ले रहे हैं, वो बेटर है। बनस्पत आप आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर। दोस्तों, हम लोग जिम के लिए प्रोटीन तो खरीदते हैं, बट हमने लास्ट यूरिन टेस्ट कब कराया ये हमें नहीं पता होता, और यही नेग्लिजेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मिथ है कि डायलिसिस को लोग लाइफ सेंटेंस का समझ लेते हैं, इसको आप लाइफ का एंड समझ लेते हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, डायलिसिस कहीं से कहीं तक लाइफ सेंटेंस नहीं है। डायलिसिस प्रोसीजर जो कि आपको जिंदगी दे रहा है। आप कंपेयर कीजिए, एक पेशेंट है जिसे किडनी काम नहीं कर रही है, आप डायलिसिस करा रहे हैं, आप जिंदा है। एक पेशेंट है जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। कार्डियक ट्रांसप्लांट इज नॉट एन इजी जॉब। सो अगर कार्डियक आपका डैमेज हो गया है तो ओनली डेथ इज आंसर। आपका लिवर डैमेज हो गया है तो लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट एन इजी जॉब, तो आपका देयर इज नो आंसर टू इट। पर अगर आपकी किडनी खराब है अनफॉर्चुनेटली, तो आप डायलिसिस करके अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ऑल्दो जो पेशेंट डायलिसिस ESRD पेशेंट हैं जिनकी किडनी पूर्ण रूप से डैमेज है, उनको अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इट्स फाइन। बट ट्रांसप्लांट कराने तक डायलिसिस इज फ्री टू पेशेंट्स हुम आर ज्वाइनिंग जो PMJY स्कीम है, उसके थ्रू डायलिसिस फ्री है। तो मैंने देखा है कई पेशेंट्स वहाँ पर, जैसे दूसरा हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ पर आयुष्मान स्कीम हमने कर रखी है पेशेंट्स को, तो वहाँ पर डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और पेशेंट, इवन जो पुअर पेशेंट है, आयुष्मान पेशेंट है, दे लिव लॉन्गर और वो काफी हेल्दी अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो डायलिसिस इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। समटाइम्स डायलिसिस इज बीइंग यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर एक्यूट किडनी इंजरी, लाइक जो पेशेंट टेम्परेरी किडनी फेलियर के हैं। अगर पेशेंट को टेम्परेरी किडनी फेलियर है तो डायलिसिस लाइक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर हमको टेम्परेरी रूप से किडनी खराब हुई है, बाद में आगे ठीक हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में टेम्परेरी 2-3 डायलिसिस करनी पड़ती है एंड दे गेट वेल ऑफ। तो बेसिकली कहने का मतलब है, डायलिसिस नॉट डेथ सेंटेंस। डायलिसिस व्हेनेवर रिक्वायर्ड वन शुड गो फॉर इट, एंड इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। क्योंकि आर्टिफिशियली किसी भी बॉडी के मेजर ऑर्गन को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। ओनली डायलिसिस है जो किडनी के फेलियर को रिप्लेस कर सकती है। सर, अभी आपने एक अच्छा, बहुत एक गवर्नमेंट का एक स्कीम के बारे में बताया, एंड सीरियसली ये बहुत अच्छा, पूरे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक स्कीम है। बट सर, एक जनरली जब कभी पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, डायलिसिस के कुछ टर्म्स जैसे हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो सर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऑडियंस के लिए प्लीज एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, एक पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, देन ऑप्शन इज डायलिसिस और पेशेंट गो फॉर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट आज नहीं कराएगा, दो नहीं। ट्रांसप्लांट के लिए एक प्रॉपर एक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पेशेंट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट की, तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 weeks। तो उस बीच आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। अगर आपका टेम्परेरी रूप से किडनी खराब हुआ है तो जब तक आपको किडनी इंप्रूव नहीं करता तब तक आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो उस दौरान 2 ऑप्शंस हैं डायलिसिस कराने के, एक तो है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम डायलिसिस में बेसिकली हम लोग की प्लास्टिक का कैथेटर होता है, दैट इज अ थिन कैथेटर। उसको हम पेट में इंसर्ट करते हैं अपनी टूंडी के पास, अम्बलाइकस के पास, और वो इंट्रापेरिटोनियम मतलब पेट के अंदर जो पेरिटोनियम होती है, हमारी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर से इंसर्ट कर देते हैं उसको, माइल्ड सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है। उसके बाद उसमें एक हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड आता है जो कि बैलेंस फ्लूइड होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं पेट के अंदर और उसको फिर ड्रेन आउट करते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब वो पेट के अंदर पानी रहता है, दवाई रहती है, पेरिटोनियल फ्लूइड रहता है, तो वो एक्सचेंज शुरू कर देता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो जितनी भी गंदगियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं किडनी नाकाम करने की वजह से, वो उस फ्लूइड के अंदर आती है। और फ्लूइड के अंदर आने के बाद जब उसको फ्लूइड को ड्रेन करते हैं तो गंदगी सब बाहर चली आती है। दिस इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर इसी प्रोसेस को हमको क्रॉनिकली करना है तो दैट इज CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। वो एक अदर प्रोसेस है, उसमें भी प्लास्टिक की कैनुला डालते हैं हम लोग कैथेटर के अंदर, एंड दैट इज परमानेंट कैथेटर। नाउ कमिंग टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज अ प्रोसेस, इसके अंदर हमें एक मशीन का जरूरत होती है, इसको हम हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। उसके अंदर एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके के द्वारा हमारा जो गंदगी है खून के अंदर उसको हम साफ करते हैं, और दैट प्रोसेस ओनली लास्ट फॉर 2 hours और 4 hours डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिक्वायरमेंट। और वो हमें महीने में हफ्ते में 2 या 3 बार करना पड़ता है। और टेम्परेरी किडनी फेलियर के अंदर SOS बेसिस पे करना पड़ता है whenever patient is requiring. So hemodialysis requires a machine, whereas peritoneal dialysis requires a peritoneal membrane जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो दोनों टोटली ऑल्टोगेदर डिफरेंट प्रोसेस है डायलिसिस के, बट बोथ आर बीइंग यूज्ड फॉर a bridge to transplant or bridge to kidney improvement whenever the patient is having acute kidney injury or a temporary kidney failure. So very well explained. I hope अब
कभी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास हमारी ऑडियंस जाएगा तो एटलीस्ट उनको बहुत चीज़ें क्लियर रहेंगी। सर, डायलिसिस के टाइम पर एक पेशेंट की अगर हम बात करते हैं, उनका कितना खून फिल्टर होता है एक सेशन में? देखिए, डायलिसिस यूजली कॉमनली हम लोग करते हैं जो पेशेंट मेंटेनेंस डायलिसिस के ऊपर है, जो ट्वाइस अ वीक थ्राइस अ वीक डायलिसिस के ऊपर है, उनका जो हम ब्लड फिल्टर करते हैं उसमें वो जो स्पीड होती है, ब्लड पंप की स्पीड होती है, दैट इज अराउंड 250 टू 300 ml पर मिनट। दैट मीन्स कि अगर हम 1 मिनट के अंदर जो मतलब पर मिनट के अंदर हम 250 ml फ्लूइड जो ब्लड जो खींच लेते हैं, एंड दैट इज अगेन उसको डाल भी देते हैं बॉडी के अंदर। तो एटलीस्ट जो हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है 5 लीटर्स है वैसे तो, उसको हम 4 घंटे के अंदर कम से कम 70 से 80 बार उसको हम घुमा देते हैं। तो जब वो जो घूमता है अंदर बॉडी के अंदर, जो हमारा डायलिसिस होता है टेम्परेरी कहते हैं, वो एक आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है जो गंदगी निकालता है। तो वो जब इतना ब्लड घूमता है तो सब ज़्यादातर गंदगियों को निकाल देता है, काफ़ी मात्रा में गंदगियाँ निकल जाती हैं। और पेशेंट अगर 8 to 10 आवर्स ऑफ डायलिसिस पर वीक लेता है तो एक ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ किडनी फंक्शन को रिप्लेस कर लेता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी जीवन जी सकता है अगर पेशेंट रेगुलर डायलिसिस कराए, और उसका जो यूरिन रिडक्शन रेशो है या फिर KT/V है अगर नॉर्मल रहता है तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी सकता है। सो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 लीटर पर सेशन ब्लड फिल्टर हो जाता है। सर, हमारी यंग जनरेशन, इंडिया में यंग जनरेशन की बात करें, यंग पीपल की बात करें, तो वी आर हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल इन इंडिया। तो अगर किसी 25 ईयर ऑफ मेल और फीमेल को अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे तो टॉप 5 हैबिट्स आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, अवॉइड पैकेज फूड्स, अवॉइड फूड विच आर हाई इन शुगर्स एंड फैट्स। जो आपका प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बंद कर दिए, पार्टी करना बंद कर दिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपका ये जो खाने का स्टाइल है इसको चेंज कीजिए। वंस अपॉन अ मंथ, वंस ट्वाइस अ मंथ, या फिर मतलब वीकली आप कर सकते हैं इस काम को। बट डेली बेसिस पे आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हाई फास्ट फूड खा रहे हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। तो डाइट इज वन, इसको आपको ध्यान देना है। सेकेंड, ओबेसिटी। ओबेसिटी अगेन कम्स फ्रॉम द आप जो खाना पीना खाते हैं उससे ज़्यादा आती है, तो ओबेसिटी को अवॉइड कर रहे हैं। थर्ड, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड इज वन, अदर वन इज एक्सरसाइज। तो आप रेगुलर डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी फिट रहेगी। आपका जो BMI है दैट शुड बी अराउंड 23 to 25 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखेंगे, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, स्विमिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे, तो डेफिनेटली यू बी हेल्दी अलॉट। सेकेंड, एक मोबाइल जो है थोड़ा उसका यूसेज कम करना पड़ेगा, बिकॉज मोबाइल मेक्स यू सेडेंटरी। आप अगर फ्री हैं तो आप मोबाइल देखेंगे, इंस्टेड अगर आप मोबाइल नहीं देख रहे हैं, आप कुछ कर ले रहे हैं, घर का कुछ काम कर ले रहे हैं, कुछ घर की जिंदगी का कुछ काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी। तो फिटनेस इज द वन थिंग जो आप अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, तो आप होल लाइफ हेल्दी रहेंगे। और ज़्यादातर जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो आपको नहीं होंगी, और जो कम्युनिकेबल डिजीज अगर होंगी भी तो आप बेटर उनको फेस कर पाएंगे एज कम्पेयर टू पेशेंट जो कि लीन थिन है या फिर ओबीज है। तो लीन थिन होना वो भी नुकसानदेह होता है, ओबीज होना वो भी नुकसानदेह है। तो वन शुड बी फिट इनफ, आपका BMI 23-25 के बीच में रहे, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ठीक रहे, आप हाइट मेंटेन करें, मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करें, खाना टाइम से खाएं, लेट नाइट ना जागें अपना, तो आप हेल्दी रहेंगे। डेफिनेटली आप अपना लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे आगे फ्यूचर में। लाइफस्टाइल चेंजेस से हम काफी कुछ रिजॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किडनी केयर का फ्यूचर क्या है? ये टेक्नोलॉजी और AI क्या इसको इजी बनाएगी? देखिए, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली विल मेक डिफरेंस एज फार एज किडनी केयर इज कंसर्न। अगर हम सामान्य किडनी केयर की बात करें तो उसमें ड्रग्स आर बीइंग जो आ रही हैं जो कि डिजीज प्रोग्रेशन को कम करती हैं, जैसे ड्रग्स लाइक SGLT2 इनहिबिटर्स, ड्रग लाइक नॉन स्टेरॉइडल MRAs, ड्रग लाइक अल्फा कीटोनोलॉग्स, ड्रग लाइक टोरिन and other drugs. These are drugs which definitely retard the progression of disease. Beside this, जो हम healthy lifestyle पे emphasis देते हैं, that is also is very important to retard the disease progression. इसके अलावा जब एडवांसमेंट बात करें हम डायलिसिस केयर की या और बाकी चीज़ों की, डेफिनेटली अगेन डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट, मतलब ब्रेन डेथ के बाद ट्रांसप्लांट इज कमिंग अप इन अ बिग वे। नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं सामने। ब्रेन डेड पेशेंट अपनी किडनी मतलब पूरी बॉडी डोनेट कर रहे हैं, और उससे हम लोग मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज प्रॉब्ली अ फ्यूचर एज फार एज रीनल रिप्लेसमेंट इज कंसर्न। जीनो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि हम लोग एक ऐसा एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं लैब के अंदर जो कि जेनेटिकली हमसे मैच करेगा।
और हम उसके जो मल्टी ऑर्गन्स हैं उसको यूज कर सकेंगे पेशेंट के मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। तो जीनो ट्रांसप्लांट इज समथिंग विच इज कमिंग अप प्रॉब्ली विद इन few years. I think आपने पढ़ा भी होगा अखबार में कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन कम अप, पीपल आर डूइंग इट एंड इट्स अ रियलिटी. इट विल कम इन फ्यू मंथ्स तो नहीं, years together, and definitely we can have that. एंड इसके अलावा जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, इट इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी फास्ट. जो डायलिसिस मशीन का जो साइज है, इट इज कमिंग शॉर्ट हो रहा है वो. और उसके अलावा जो डायलिजर है उनकी क्वालिटी और उनका जो मेम्ब्रेन है वो चेंज होता जा रहा है, वो अच्छी मेम्ब्रेन आ रही है. We can do dialysis which was done in 4 hours now in 2 hours only. इसके अलावा जो और चीज़ें सामने आ रही हैं वो आ रही है artificial kidney. Artificial kidney is also coming in very fast. Probably within next 2-3 years it will be a reality. वो लोग जो है पोर्टेबल किडनी को यूज़ करेंगे अपने साथ में. जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं, ऐसी पोर्टेबल किडनीज आर नाउ बीइंग कमिंग अप, जो कि वो एक बेल्ट की तरह होगी, उसको वियर कर लेंगे, वियरेबल किडनी बोलते हैं उसको. तो वो भी एक चीज है जो कि सामने आ रही है. वाओ, दैट मींस अ लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सर, आपने बहुत अच्छा चीजें हमारे साथ शेयर करी. एक प्रॉब्लम है, डायलिसिस पेशेंट जनरली ना बहुत स्ट्रेस रहते हैं, कि फैमिली बहुत स्ट्रेस रहती है. तो सर कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो उनको आगे बढ़ने में और एक मोटिवेट उनको कर सके. देखिए, मैं हमेशा एक फैमिली है जो कि मेरे साथ में जुड़ी हुई बहुत सारा सो कोट करता हूँ जब भी पेशेंट लोग आते हैं. एक फैमिली की हिस्ट्री, उसकी ये कहानी क्या है, उसमें फैमिली में 4 लोग हैं, मदर फादर है, एक सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, और एक छोटा, मतलब अब तो बड़ा हो गया बेटा हो गया. सो उनकी कहानी क्या है कि उनकी मदर को प्रॉब्लम हुई, मदर को हाइपरटेंशन हुआ, उनका रीनल फेलियर हुआ, किडनी फेल हो गई उनकी. उनको हमको दिखाया, हमने कहा कि किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी. किडनी बायोप्सी क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज उसकी किडनी काम नहीं कर रही. क्यों काम नहीं कर रही? शॉर्ट ड्यूरेशन की किडनी फेलियर है, तो to know the cause of kidney failure हमें biopsy करनी पड़ेगी. They didn't agree. They went to some higher center. After same thing were being told to them, वहाँ पर भी they came back. उन्होंने विश्वास जताया, हमें पढ़ी लिखी फैमिली है मेरठ की, और उन्होंने हमसे बायोप्सी कराई. बायोप्सी में जो डिजीज है, इसे क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उसको हमने ट्रीटमेंट किया विद ड्रग्स. पेशेंट वाज रिक्वायरिंग डायलिसिस, उसको डायलिसिस जरूरत थी. करीब 1.5 महीने डायलिसिस चली भी उनकी, एंड देन दैट लेडी रिकवर्ड. अनफॉर्चुनेटली सेम फैमिली में उनका जो लड़का था, दैट ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग सम प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम होगी उनको. अगेन आई आस्क्ड देम टू गेट बायोप्सी. दे रेडिली एग्रीड, बट दे थॉट कि जैसे कि मेरी माँ ठीक हो गई थी वैसे मैं भी ठीक हो जाऊंगा. उनके दिमाग में यही था कि जैसे कि मेरी माँ ठीक हो गई थी वैसे ही मैं भी ठीक हो जाऊंगा. तो दे रेडिली एग्रीड बिकॉज उनकी माँ ठीक थी, उनके सामने एग्जाम्पल था. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी बायोप्सी दैट मेल, जवान लड़का है वो, उसकी बायोप्सी की, उसमें जो डिजीज आई वो ऐसी डिजीज आई जो कि रिकवरेबल नहीं है, वो रिकवर नहीं होनी थी. मैन आई टोल्ड दैट स्टोरी कि ये आपकी डिजीज रिकवर नहीं करेगी एंड यू विल बी रिक्वायरिंग ट्रांसप्लांट इन नियर फ्यूचर. दे वर टोटली शॉक्ड, दे वर शैटर्ड. डॉक्टर साहब आपने धोखा दिया है. मैंने धोखा नहीं दिया भाई, जो बायोप्सी रिपोर्ट आई बतानी पड़ेगी, आई हैव टू टेल देम. देन दे अगेन वेंट टू दैट सेम डॉक्टर हु वाज देयर इन दिल्ली. ही आल्सो रिमेंबर्ड मी एज वेल एज हर मदर आल्सो. ही टोल्ड देम कि यही है आपके साथ में. सो देन अगेन केम बैक, आई ऑप्टेड देम फॉर ट्रांसप्लांट. दे वेंट अहेड विद ट्रांसप्लांट. उसकी जो सिस्टर है, जो एल्डर सिस्टर थी, उसने किडनी दी उसको. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए. तो एंड दैट मेल हैज मैरिड आल्सो, उसका शादी भी हुई है, एंड ही इज हैविंग अ किड आल्सो, मतलब छोटा बच्चा भी है उसके 1.5 साल का. सो बेसिकली इसमें 4-5 चीजें हैं जो किडनी केयर के बारे में आपको एम्फेसिस दूंगा कि किडनी फेलियर व्हेनेवर इट इज देयर, इट्स नॉट ऑलवेज परमानेंट, इट कुड बी टेम्परेरी एंड इट कुड बी टेकन केयर ऑफ. वो ठीक हो सकता है, रिकवर कर सकता है. सेकेंडली, अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी किडनी ऐसी है जो कि खराब हो चुकी है, जो नहीं ठीक हो पाई है, तो डोंट गेट हर्ट, बिलीव इन योर डॉक्टर, गेट ट्रांसप्लांट, एंड आपकी लाइफ एक फ्रूटफुल लाइफ जियोगे आप और लंबा जियोगे. सो नाउ दे आर इन फैमिली में 2 पेशेंट हैं, जो कि एक उसकी माँ है जो रिकवर कर चुकी है कम्प्लीटली, एक जो उसका बेटा है जो रिकवर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो ट्रांसप्लांट हो गया. ट्रांसप्लांट के बाद ही लिविंग अ गुड हेल्दी लाइफ. तो ये किडनी का मैजिक है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट का मैजिक है, जो कि हैपन होता है. अगर आप अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली इज अ इशू विद किडनी पेशेंट, बट इट्स नॉट दैट कॉस्टली कि करोड़ों का खर्चा हो रहा है. इट्स इन लैक्स ओनली. ट्रांसप्लांट कॉस्ट यू अराउंड 8 लाख रुपीज एंड डायलिसिस कॉस्ट यू 30,000 रुपीज पर मंथ. सो नॉट अ huge cost which is involved, but definitely cost is there, and paisa definitely plays a role, and you can get beautiful result whenever you are having temporary kidney failure or permanent kidney failure. If you are getting a good nephrologist, अच्छी केयर आपको मिलेगी, तो आप डेफिनेटली अच्छा रहेंगे, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, लंबा जिएंगे और एक पर्पसफुल जीवन जी पाएंगे. सो गाइज, सर का मैसेज बहुत क्लियर है कि
कोई भी इश्यूज है अपने डॉक्टर से बात करिए, और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। सर ये रैपिड फायर राउंड, अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आपके इंस्टेंट जो दिमाग में आता है प्लीज वो आंसर करिएगा प्लीज। सो मोस्ट हार्मफुल फूड फॉर द किडनी। High processed food. ओके। एंड मोस्ट इजी प्रिवेंशन टिप। Get healthy, get fit, get your numbers right. Keep your BMI around 23-25. परफेक्ट सर। सर एक मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे। मिथ ये है कि नेफ्रोलॉजी इज नॉट डेथ, नेफ्रोलॉजी किडनी फेलियर इज नॉट डेथ। अगर आपको किडनी फेलियर है, कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट। There are plenty of options are available. You can either get dialysis, you can get to transplant, and you can live very good life. I will quote another patient, Mr. Aslam. I will tell the name also. उनका transplant हमने किया था around मेरे ख्याल से 20 years हो गए down the line. His first kidney was given by his mother, who is still healthy, and his kidney failed after 12 years of transplant. He was again transplanted by us only, and this time his wife gave kidney, and now he's having 4 kidneys. 2 native kidney जो उनकी पहले से हैं, एक जो उसकी माँ की किडनी पेट में जो खराब हो चुकी है, और एक किडनी जो काम कर रही है जो उसकी बीवी ने। So this is the nephrology, and you can believe, and he's now probably 18-19 years down the line, or he's doing very well. सर एक फाइनल मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। Life is sometimes very difficult. You can get diseased. Nephrology, as far as concerned, have many options. Stay fit, stay healthy, so you don't get disease. But if you get diseased, consult a right doctor, right choice, and you can live longer. Don't afraid of death, because ये भगवान की मर्जी है, क्या होगा ये आपकी जिंदगी है, भगवान ने दी है, भगवान ही लेगा। सो अपना कार्य करते रहिए, काम करते रहिए राइट डायरेक्शन में, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोस्तों आज के डिकोड डॉक्टर एपिसोड से एक बात तो क्लियर है। सो यंग जनरेशन अब अपनी किडनी को इग्नोर करने की लग्जरी तो नहीं ले सकता है। अगर ये आपको एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू, और टैग कीजिए डिकोड डॉक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपनी किडनी और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार।